चलिए, आवाज वगैरह ठीक आ रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सारांश के द्वारा एथिक्स का जो पेपर है, मतलब पेपर 4 की संपूर्ण तैयारी आप लोगों को करवाई जा रही है, उसी का ये डेमो वीडियो है। ये क्लास से आप लोग समझ पाओगे कि आप लोगों को एथिक्स कैसा पढ़ना है, क्योंकि एथिक्स एक आसान सब्जेक्ट नहीं है, लगता आसान है परंतु उसकी काफी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, काफी एनालिटिकल अप्रोच के साथ उसे हम लोगों को पढ़ना होता है। तो आज से हम उसकी डेमो वीडियो देखेंगे और आप लोग पाएंगे कि आप लोग इस कोर्स को परचेस करते हैं तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से और बेहतर शानदार मार्क्स आप लोग प्राप्त कर पाओगे। मैं ललित बैरागी स्वागत करता हूं सारांश आईसीएस के इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अब हम लोग जुड़ने वाले हैं लंबे समय के लिए, क्योंकि ये डेमो वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कोर्स जरूर परचेस कर लेंगे और जितना पे आप इसमें करने वाले हैं उससे 5 गुना ज्यादा सारांश की टीम आपको प्रोवाइड कराएगी। आप मेंस के डेली आंसर राइटिंग, 3 मार्कर, शॉर्ट नोट्स, काफी चीजों को प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करने वाले हैं आज का डेमो वीडियो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और इसकी जो प्राइस है कोर्स की हमने काफी कम रखी है। नामी संस्थानों के द्वारा 5 से 6,000 रुपए जहां पर लिए जा रहे हैं, भाई हमने मात्र 999 अर्थात 999 में आपको ये कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। ये जो कोर्स है वो आगामी 3 दिवस के लिए 999 रुपए में रहेगा। उसके बाद इसकी प्राइस 1,499 कर दी जाएगी। यदि आपकी मंशा है कि आप एथिक्स में शानदार मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अभी आप लोग जब देखोगे कि 4th पेपर जो है उसका नाम एथिक्स नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, बल्कि उसका जो नाम दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो एथिक्स का पेपर आप लोग बोलते हो वो 3 सब्जेक्टों का समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है। वो 3 सब्जेक्ट की बात करें तो पहला दर्शन शास्त्र, जिसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के पूरे दार्शनिक आते हैं। ठीक है, दार्शनिकों का अध्ययन जिसमें आप लोग करोगे वो दर्शन शास्त्र है। मनोविज्ञान से संबंधित काफी टॉपिक्स हमारे उसमें हैं, जैसे कि सांवेगिक बुद्धि हो गया, मनोवृत्ति हो गया, ठीक है, इस टाइप से बौद्धिक अभिक्षमता हो गई। इस टाइप से जितने भी टॉपिक्स है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और लोक प्रशासन, चूंकि जितनी भी वैल्यूज हम लोग पढ़ेंगे, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, इन वैल्यूज का संबंध सीधे सीधे तौर पर लोक प्रशासन से है। इसलिए हम लोग जो है, आप और मैं तो एथिक्स बोल लेते हैं कि चौथा पेपर जो है वो एथिक्स का है, जबकि वास्तविकता में अगर आप चौथे पेपर का नाम पढ़ोगे तो चौथा पेपर का नाम है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। अब इस पेपर को पढ़ते क्यों हैं? आखिरकार क्या आवश्यकता आन पड़ी हमें इस पेपर को पढ़ने की, और क्यों यूपीएससी और एमपीपीएससी ने इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया? सोचने वाली बात तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि 2014 से पहले हमें इस पेपर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो यह पाया गया जब विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक अधिकारियों, प्रशासनिक सत्यनिष्ठा वगैरह का अध्ययन किया गया, तो उसमें देखा कि भैया जो अधिकारी होते हैं उनमें इंटेलिजेंस का लेवल तो अच्छा खासा है, परंतु इंटेलिजेंस के लेवल होने के बाद भी उनमें बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं होते। भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था, कार्य दक्षता, कार्य कुशलता में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में हमें यह आवश्यक हुआ कि इंटेलिजेंस के ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है प्रशासनिक अधिकारियों में वो है प्रशासनिक नैतिकता। प्रशासनिक नैतिकता, क्योंकि इससे पहले कोई पाठ्यक्रम नहीं था, कोई प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाते थे, तो आखिरकार हम ये कैसे चेक कर लें कि भैया वो प्रशासनिक अधिकारी है, उसके अंदर नैतिकता है? अब ये बात बिल्कुल सही है कि भैया किसी व्यक्ति के नैतिकता पढ़ लेने से नैतिक हो जाना जरूरी तो नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप एक बात समझिए, जैसे कि हम लोगों के सीसेट में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि एक बहुत बड़ा पत्थर सड़क पे रखा हुआ है, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करोगे? पहला कि आप उसको एक और पत्थर लाके रख दोगे, दूसरा उस पत्थर को उठा के लोगों के माथे पे फेंक दोगे, तीसरा उस पत्थर को आप घर ले जाओगे, चौथा उस पत्थर को सड़क से हटा दोगे ताकि लोग आसानी से आ जा सके। तो आप और मैं, हम लोगों को पता है हम आंसर क्या लगाएंगे, उस पत्थर को हटा दें ताकि आसानी से
लोग आ जा सके। तो हमें पता है नैतिकता क्या है, पर हम उसको फॉलो नहीं करते। तो ये आवश्यक नहीं है कि जिन व्यक्ति ने नैतिकता का पाठ पढ़ा हो वो नैतिकता को फॉलो भी करे। परंतु सरकार ये चाह रही, सॉरी यूपीएससी या एमपीपीएससी ये चाह रही है कि भाई ये जो अधिकारी हैं उनमें कम से कम ये तो पता हो कि आखिरकार कौन सी चीजें नैतिक है, कौन सी अनैतिक है। वो इसी माध्यम से उन्होंने ये पेपर इंट्रोड्यूस किया ताकि वो आपकी नैतिकता को जान सकें और आपकी नैतिकता संबंधी जो बातें हैं जिनका प्रशासन में उपयोग होता है आप उनके बारे में जान सकें। फिर आप फॉलो करो ना करो सेकेंडरी है, पर सबसे पहले आपको उसके बारे में जानकारी हो। इसलिए 2014 के बाद ये पेपर क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। उससे पहले ये नहीं था और ये उम्मीद की जा रही है कि जितने भी प्रशासनिक मूल्य हैं, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, करुणा, जवाबदेहिता, इन मूल्यों का न केवल पेपर 4 में बल्कि इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों में चेक कर सकें, इसलिए इस पेपर को लाया गया। क्लियर है? अब इस पेपर को लेके आए तो अब प्रश्न ये उठता है कि सर हम इस पेपर को क्यों पढ़े। तो इसका तो मैंने आप लोगों को आंसर कर दिया कि प्रशासनिक नैतिकता की स्थापना के लिए जो अधिकारी होते हैं उनमें प्रशासनिक नैतिकता की स्थापना के लिए इस पेपर को लेके आए थे। ठीक है, परंतु इससे लाभ क्या होने वाले हैं ये बात हम लोगों को थोड़ा समझ लेना है। अब मेरी बात सुनिए, अगर ये जो पेपर है, पहली बात तो ये कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का पेपर है, 200 मार्क्स का पेपर है। और इस पेपर में आपसे यहां पहले 3 मार्कर पूछे जाते थे, अब उन्होंने 2020 से 2 मार्कर कर दिए और लगभग ये आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर 5 मार्कर, ठीक है, और फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट करिए 20 मार्कर। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जोड़ी गई है वो 20 मार्कर जोड़ी गई है, 20 मार्कर जोड़ी गई है। 2 मार्कर में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। मैं संभावित जितने भी 3 मार्कर आप लोगों से बन सकते हैं पूरे 3 मार्कर में आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा, 2 लाइन में लिख के ही अवेलेबल कराऊंगा, आपको कोई अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एवं आप लोग जितने का कोर्स परचेस करने वाले हो उससे की ज्यादा फोटोकॉपी करा लेते हो। तो ये बात याद रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो श्रृंखला स्टार्ट की गई, जिससे थर्ड पेपर की क्लासेस भी हम लोगों के यहाँ स्टार्ट हो गई है। यदि आप थर्ड पेपर की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि एक चैलेंजिंग पेपर है, तो आप सारांश आईसीएस का ऐप इंस्टॉल करिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो जो डेमो की है वो डली हुई है। तो हम लोगों ने ये 3 मार्कर जो कि सबसे ज्यादा डिसाइडर होते हैं इनको नाम दिया है डीसी फैक्टर। बेसिकली डीसी बनाने ना बनाने का जो कार्य है बेसिकली वो यही करेंगे। तो आपको ये बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करा देंगे। 5 मार्कर आप कॉन्सेप्ट से बनाए आओगे और सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे हम 20 मार्कर में। अब ऐसा क्यों? उसका कारण यह है कि 20 मार्कर में अब आप लोगों को ऑप्शंस नहीं दे रहा है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको रिच कंटेंट डालना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को बहुत शानदार कंटेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहां पर शानदार कॉन्सेप्ट के साथ परोसना पड़ेगा विद फॉर्मेटिंग। और आप लोग जानते हो कि फॉर्मेटिंग की क्लासेस हम लोगों के द्वारा बहुत शानदार तरीके से ली जा रही है, तो आप उनको जरूर देख लें, क्योंकि मैंने वीडियो डाली हुई है टेस्ट डिस्कशन का। आप उससे अनुमान लगा लोगे कि हमारे पूरे जो नोट्स हैं, पहली बात तो वो शॉर्ट होने वाले हैं और प्लस फॉर्मेटिंग में होने वाले हैं। मतलब ये चीजें आपको शायद ही कहीं मिलेगी कि फॉर्मेटिंग प्लस शॉर्ट नोट्स। कॉन्सेप्ट्स की तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। अब मेरी बात समझने का प्रयास करना। मैं लास्ट टाइम का पेपर आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं। अब लास्ट टाइम का जो पेपर था उसको हम लोग देखें तो देखिए कुछ क्वेश्चंस की प्रगति देखिए कि किस प्रकार धीरे धीरे एमपीपीएससी चीजें चेंज कर रहा है। ठीक है, चेंज उसने कैसे की कि जैन मत अनुसार अनंत चतुष्टय बताइए, सीधा प्रश्न था, 2 मार्कर में 4 बताने थे, अनंत सुख अनंत वीर टाइप का। बौद्ध दर्शन में त्रिपिटक क्या है, कबीर के अनुसार गुरु महिमा की वर्णन कीजिए। अब इनकी जो अप्रोच है किसमें, 20 क्वेश्चंस में जो कि 2 मार्कर होते हैं, इसमें वो क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन सीधे पूछते हैं, लगभग 14-15 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा एनालिटिकल पूछते हैं जिनका एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को पता नहीं होता है। हाँ, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े होंगे तो उनका आंसर आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। जैसे कि इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, सुकरात के अनुसार सद्गुण ज्ञान की व्याख्या कीजिए, सीधा प्रश्न था 3 मार्कर का। ठीक है, अद्वैत वेदांत की व्याख्या कीजिए, संतुलन संप्रत्यय को प्रस्तावित किया था, ये सीधा प्रश्न पूछा था मनोवृत्ति से, किसी से नहीं बना। हालांकि अपन लोग सब पढ़ेंगे इनके बारे में। रूढ़ि युक्तियों से आप क्या समझते हो, डेफिनेशन विद एग्जांपल कैसे लिखेंगे 2 लाइन में, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि कई बार ये चैलेंज होता है 3-3 लाइन की डेफिनेशन होती है, बच्चे लिख नहीं पाते कि सर 3 लाइन की तो डेफिनेशन है, एग्जांपल कहां दी।
मैं आपको 1.5 लाइन में जो डेफिनेशन और आधे लाइन में एग्जांपल दोनों कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। क्लियर है? सहायता परक व्यवहार की विशेषताओं का उल्लेख करिए। लोक सेवक की आधारभूत योग्यताएं क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या है, शासन में नैतिक तत्वों की आवश्यकता क्यों है, अखंडता के गुण क्या है, जवाबदेही का उद्देश्य क्या है, शासन में उच्च मूल्यों को कैसे प्राप्त किया सकता है, सार्वजनिक कार्यों में नैतिक दुविधा क्या है, भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप क्या है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के 3 प्रमुख विभाग पूछ लिए थे, भारत में बोझ लोक किसे कहा जाता है और लोकपाल कब प्रस्ताव किया गया था और अनुच्छेद 311। इस टाइप से काफी प्रश्न पूछे गए थे। ये 5 मार्कर थे कुछ। अरस्तु के आकार एवं द्रव्य सिद्धांत की विवेचना, ये आपको जितने भी दार्शनिक हैं वो आपको सुजीत सर पढ़ाएंगे, वो भी मेंस में चयनित थे सुजीत सर, ठीक है। उन्होंने उनका इंटरव्यू भी पेंडिंग है 2019 का। तो जो दार्शनिक है वो सुजीत सर पढ़ाएंगे और बाकी की 4 यूनिट जो रहेंगी वो मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। क्लियर है? पूर्वाग्रह विभेदीकरण में अंतर, अभिक्षमता परीक्षण के प्रकार, सत्यनिष्ठा की क्या जरूरत है, पारदर्शिता के परिणाम, भ्रष्टाचार के प्रभाव, लोक सेवा में पारदर्शिता। तो इस तरीके से 8 प्रश्न आपसे पूछेंगे 5 मार्कर। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये, अब देखना 8 के 8 प्रश्न में आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिए, ना आपको 20 मार्कर में कोई ऑप्शंस दिए। ये आचार्य शंकर के अनुसार जगत प्रपंच क्या है, ये आपसे दार्शनिक से पूछा। मनोवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है भैया, और अपन को सिद्धांत बताना था। सुशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। लोकपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, ये कार्यों का दायरा क्या है। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे थे और फिर आपसे केस स्टडी पूछी गई थी। ठीक है, तो ये पेपर दिखाने का मतलब ये था कि आप लोग देख रहे हो कि भाई ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब वो जमाना गया जहां पे आपसे सीधे सीधे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते थे। ये पेपर काफी एनालिटिकल था, सीधा सीधा बहुत कम पूछा गया, और जब ऑप्शंस नहीं दिए मतलब अथवा के आंसर नहीं दिए तो वहां पे ये पेपर थोड़ा और टफ होता चला गया। तो हम इन पेपरों को आसानी से सोल्व कर पाए, इसलिए हमको ये करना है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला फायदा हमें यह है कि पढ़ने का कि हम अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। और अच्छे मार्क्स गेन करने के फायदे क्या हैं? अच्छे मार्क्स गेन करने के फायदे हैं भैया डीसी बनने में थोड़ी सी आसानी। ठीक है, 120 130 जो मार्क्स हैं वो एवरेज मार्क्स है और इनसे ज्यादा लाना हमारा उद्देश्य रहेगा। दूसरा, तर्क लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका। जब आप एथिक्स बहुत अच्छे से कर लोगे तो आप उचित और अनुचित का भेद करना सीख जाओगे। केस स्टडी जो है वो आप उसे अच्छे तरीके से सोल्व कर पाओगे, क्योंकि केस स्टडी जो होती है वो सिलेबस के सिद्धांतों पर आधारित होती है। सिलेबस में जो बातें दी हुई उन पर तो उनको अच्छे से कर पाओगे। मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे, साथ ही साथ इंटरव्यू में फायदा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में आपको केस स्टडी दी जाती है कि आप एक जगह है, एक लड़की पर एसिड अटैक होने वाला है, परंतु दूसरी जगह मोटिवेशन की घटना होने वाली है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो आप मूल्यों की तुलना करोगे, और मूल्यों की तुलना आप लोग तब तक नहीं कर पाओगे जब तक मूल्यों को अच्छे तरीके से समझ ना लो। तब तक आप लोग ये नहीं कह पाओगे कि आपको किन मूल्यों को प्रायोरिटी देनी होगी। क्लियर है? तो इसलिए हम लोगों को ये 4th पेपर अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हमारी अप्रोच क्या रही? हमारी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब मैं जो अप्रोच आप लोगों को बताने चाह रहा हूं कि कभी भी जब एथिक्स पढ़ा जाता है तो उसे किस अप्रोच के साथ पढ़ा जाता है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किन अप्रोच के साथ। सबसे पहली अप्रोच है मूल्य तटस्थता, मतलब वैल्यू न्यूट्रलिटी। अब ये सब क्यों? मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बड़े बखूबी तरीके से। अब अगर मान के चलो मैं आपसे ऐसी बात बोलूं जो आपके मूल्यों के विपरीत है, तो आप क्या हो जाओगे? आप जिहादी हो जाओगे। अरे सर ऐसे कैसा बोल दिया तुमने, बताओ अपना एड्रेस, अभी लेके आते हैं फर्जी। तो जब भी आप एथिक्स पढ़ो तो एथिक्स पढ़ते वक्त सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कोई मूल्य आपके मूल्य से टकराए या ना टकराए, आपको मूल्य तटस्थ रहना है। अर्थात आपको कोई रिएक्शन नहीं देना, स्वीकार कर लेना, हाँ भैया तुम ऐसे हो, हम ऐसे, ठीक है कोई बात नहीं। उदाहरण के तौर पे मान के चलिए आप मांसाहारी और मैं शाकाहारी हूं, मैं शाकाहारी हूं, आप मांसाहारी हो। ठीक है, आप मांस खा रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और मैं शाकाहारी खा रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये है मूल्य तटस्थता। भैया तुम तुम्हारा मांस खाओ, हम हमारा भैया साग सब्जी खा लेंगे। अब मान के चलो मैं शाकाहारी हूं और मैं आपसे बोलूं अरे तुम मांस खा रहे हो, तुम मुझसे दूर रहो, मेरे से बात मत करो, है ना, क्यों अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहे हो, है ना। तो इस टाइप की अगर मैं भावना रखूं तो भैया वो मूल्य तटस्थता नहीं। और जबकि मान के चलो आप शाकाहारी, आपका दोस्त मांसाहारी, वो क्या, तू मेरा दोस्त है, दोस्त है, एक टांग खा लेना, एक बकरे की टांग खा लेना एक बार बकरे की टांग, दोस्त है ना, मेरा दोस्त है। तो अगर इस टाइप की अगर वो बात बोले तो भैया तो भी दिक्कत है। तो सबसे पहली बात क्या रखनी है आप लोगों को पढ़ते वक्त? मूल्य तटस्थता आप लोगों को रखनी है कि भैया आपके जो मूल्य हैं वो इस तरीके के ना हो कि आप जिहादी बन जाओ।
तो जब भी एथिक्स पढ़े, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग पढ़ के अरे सर आप ये क्या बता रहे हैं, हम तो ऐसे है ही नहीं है, हमारे मूल्य ऐसे नहीं है, आप तो बड़ी मूल्य बातें बता रहे हो, तो वहां पे शायद टकराव हो तो चुपचाप सुन लेना, क्योंकि हमें तो मार्क्स चाहिए। क्लियर है। दूसरा तार्किक मस्तिष्क, कि आप किसी भी बात को समझने पर तर्क लगाओ, ठीक है, इसलिए आप तार्किक मस्तिष्क होना चाहिए। संतुलित मानसिक अवस्था, संतुलित मानसिक अवस्था का मतलब सिचुएशन को देखकर डिसीजन लेना, कि उस टाइम पे कौन सा डिसीजन संतुलित हो सकता है। आपकी मेंटलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप समाज में संतुलित मानसिक अवस्था प्रदर्शित कर सको। एग्जाम्पल के तौर पे समलैंगिकता, समलैंगिकता एक बात बताइए, समलैंगिकता क्या प्राचीन काल से विद्वान नहीं है? प्राचीन काल में भी विद्वान थी, मध्य काल में भी थी, वर्तमान में भी थी, परंतु प्राचीन काल के जो विद्वान थे उन्होंने कभी भी समलैंगिकता पे ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो संतुलन स्थापित करना चाहते थे समाज में। उन्हें पता है कि अभी समलैंगिकता पर बोलना उचित नहीं होगा, जबकि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को भैया क्या कर दिया, मान्य घोषित कर दिया, क्योंकि अब ऐसा माहौल बनता जा रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस पर विचार प्रकट करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि समय, सिचुएशन और समाज को देखते हुए अपने निर्णय देना या अपना चिंतन प्रदर्शित करना, उसे बोलते हैं संतुलित मानसिक अवस्था। चीजें उस टाइम पे भी थी, चीजें अभी भी है, पर उस टाइम पे नहीं बोला क्योंकि उनको पता था भाई समाज में अभी ये बोलना ठीक नहीं है, समाज में ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। जबकि अभी हम लोग बोल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई अभी मान्य कर दिया, परंतु तुम्हारे घर वाले अभी भी समलैंगिक संबंध तो बनाने नहीं देंगे। पर हो सकता है कि 100, 150, 250, 300, 500 साल बाद तुम्हारे घर वाले और बोले बेटा उस लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेता, तू तो अच्छा लड़का है, वो भी अच्छा लड़का है, दोनों खुश रहना। क्योंकि उस समय जो समाज होगा वो उसको संतुलित करेगा। तो आपको हमेशा संतुलित मानसिक अवस्था रखनी है, मतलब सिचुएशन को देख के आंसर करना है, एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। और अगला भी ये सातत्य दृष्टिकोण, इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूम अप्रोच। अब ये क्या होती है इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। सातत्य दृष्टिकोण कॉन्टिन्यूम अप्रोच का मतलब ये है कि एक चीज समझिए, आप में से मुझे ये बताइए कि कितने लोग अच्छे हैं, कितने लोग आप में से अच्छे हैं? अच्छा 3 लोग अच्छे हैं, मतलब इतनी बड़ी क्लास में केवल 3 लोग अच्छे हैं, मतलब बाकी सब लोग बुरे हैं कि नहीं है? अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या है कि सर हमें वो पैमाना तो बताइए कि भैया अच्छा कौन है और बुरा कौन है। तो मेरी बात सुनिए, अगर इसका सही आंसर है कि ना तो आप अच्छे हो ना बुरे हो, बल्कि आप कुछ मात्रा में अच्छे हो कुछ मात्रा में बुरे हो, तो सातत्य दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? ये दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हैं, तो ये दो बिंदु हैं, तो ये मान के चलो अच्छा आप अच्छे हो आप बुरे हो, ये दो बिंदु हैं। तो इन दो बिंदुओं पे जो कोई भी बात होती है, कोई भी निर्णय होता है, वो इन दो बिंदुओं के बीच में क्या करती है? उन दो बिंदुओं के बीच में एग्जिस्ट करती है। ना तो कोई चीज पूरी तरीके से सही हो सकती है, ना कोई चीज पूरी तरीके से गलत हो सकती है, बल्कि वो सही और गलत के बीच किसी बिंदु पर एग्जिस्ट करती है। उदाहरण के तौर पे कि आप अच्छे हो, वो थोड़ा कम अच्छा है, वो थोड़ा और कम अच्छा है, वो बुरा है, वो बहुत बुरा है, वो बहुत ज्यादा बुरा है, हरामी है, महानीच है, महानालायक है, ये विभिन्न प्रकार के बिंदु हो गए। अब बुरा है तो कितना बुरा है, अच्छा है तो कितना अच्छा है, तो दो बिंदुओं के बीच में ये स्थिति एग्जिस्ट करती है। तो जब आप दो बिंदुओं के बीच में किसी स्थिति को एग्जिस्ट करोगे तो भैया वो क्या होगा? वो सातत्य दृष्टिकोण होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक बात बताइए, बहुत अच्छे तरीके से समझाइएगा। आप में से कितने लोग मानते हैं कि भैया हत्या करना गलत है? हाथ उठाइए, कितने लोग मानते हैं? अच्छा इतने लोग मानते हैं कि हत्या करना गलत है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो कभी जिंदगी में हत्या करेंगे ही नहीं? कितने लोग करेंगे? जल्दी बताइए, कितने लोग हत्या नहीं करेंगे? आंसर करिए। अच्छा पूरी क्लास नहीं करेगी, एक को छोड़ के, चलो ठीक है भैया। अब एक भैया तुम किसकी करोगे? गर्लफ्रेंड की? ना 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 भैया, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, आपने बोला हत्या नहीं करनी क्योंकि हत्या करना गलत बात है। अब एक चीज बताओ बड़ी सिंपल तरीके से, अब मान के चलो एक आतंकवादी आपके घर में घुस आया है, एक आतंकवादी आपके घर में घुस आया है, क्लियर है। आपके परिवार के 8 सदस्यों पर ये आतंकवादी यहाँ पे खड़ा हुआ है, 8 सदस्यों पर गोली तान दी, पर गलती से आप इधर छुपे हुए हो, वो आतंकवादी आपको नहीं देख पाए, उन्हें लगा 8 ही फैमिली है, और अब वो भैया उन्होंने तो सबको बंधक बना लिया। क्या बना लिया है? सबको बंधक बना लिया। एक मिनट रुकिएगा, चलिए। तो अब मुझे बताइए कि एक सिंपल सी बात कि अब इस व्यक्ति को आप नहीं दिख रहे हैं, आपके पास बंदूक भी है,
और अगर आपने इसे गोली मार दी तो आपके 8 के 8 सदस्य बच जाएंगे। अब मुझे बताओ, आप हत्या करोगे कि नहीं करोगे? कितने लोग अब हत्या नहीं करेंगे अपने 8 परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए? वाह, आप तो पूरे हत्यारे हो गए, क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है, अभी आप कह रहे थे हत्या नहीं करोगे, आप हत्या कर दोगे। तो भाई मैं कह रहा हूं कि जो कोई भी बात होती है वो परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि वो नैतिक है या अनैतिक है, सही है कि गलत है। तो इसी को हम बोलते हैं सातत्य दृष्टिकोण। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाओगे तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भैया आपकी जो डिसीजन है वो बेहतर तरीके से आप ले पाओगे। आप कंडीशन तो देखो, आपने बोला एक, अब इसने हत्या कर दी और मैंने बोला कि भैया ए नाम के व्यक्ति ने हत्या कर दी। आपने बोला ए नाम के व्यक्ति ने हत्या कर दी, बहुत गलत किया उसने। फिर मैंने तुम्हें कंडीशन बताई कि ऐसा एक आतंकवादी था, 8 लोग थे, अब उसने हत्या कर दी। नहीं नहीं यार भैया, सही काम किया उसने। तो ये आपका माइंड चेंज हो गया। तो वही मैं कह रहा हूं कि कोई भी जो डिसीजन होता है ना तो पूरी तरीके से सत्य होता है ना पूरी तरीके से असत्य होता है, बल्कि दो बिंदुओं के बीच में वो कहीं एक पैमाने पर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और इसी अप्रोच को हम लोग बोलते हैं सातत्य दृष्टिकोण, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूम अप्रोच। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? तो ये जो तरीका है हम लोगों को अपनाना है पढ़ते पढ़ते। चलिए, अब हम लोगों की स्ट्रेटजी क्या होगी मैं आप लोगों को समझा दूं। आप लोगों को बस कुछ काम करना है, मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आप आज का दिन और जब क्लास खत्म हो तब का दिन, अगर आपके एथिक्स के कॉन्सेप्ट, एथिक्स जो आप लोगों ने अभी तक याद की थी और अब जो याद करोगे आप, उसमें अंतर ना आ जाए तो आप मेरा नाम चेंज कर देना, कि मुझे पता है क्योंकि पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तैयारी होनी ही होनी है। तो आप लोगों को क्या करना है, कोर्स परचेस करने के बाद डेली क्लासेस लेनी है, कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स, पूरी एथिक्स एग्जांपल्स पे टिकी हुई है। एथिक्स के कॉन्सेप्ट समझने का सबसे आसान तरीका एग्जांपल्स देना। एग्जांपल्स के बिहार पे आप बहुत अच्छे तरीके से इनको समझ लोगे। फिर भैया डीसी फैक्टर, इट मींस 3 मार्क, जो 2 मार्कर हम लोग बता रहे हैं। डेली आंसर राइटिंग, इतने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, इतनी आंसर राइटिंग मैं आप लोगों को करा दूंगा कि आपके मन में से डर ही हट जाएगा। और साथ ही साथ मेकिंग इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स, ये तो नॉर्मल बातें हैं, ये नॉर्मल चर्चा है। हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम लोगों को क्या करना है, इसके अलावा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब चीजें हम आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग समझते हैं भैया नीति शास्त्र। अब हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को समझना, अभी मैंने मोटी मोटी बातें बताई, कुछ बातें बताई। ठीक है, यूनिट जो है पहली दार्शनिक की, दूसरी मनोवृत्ति वाली है, पर उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये नीति शास्त्र आखिर क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इन समझ ले नैतिकता क्या है, नीति शास्त्र क्या है, उसके बाद हम मनोवृत्ति वाला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, नीति शास्त्र एक परिचय, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब नीति शास्त्र की बात आती है तो नीति शास्त्र जो है वो एक क्या है, एक शाखा है। बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग फिलोसफी पढ़ते हो, ठीक है, फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, ठीक है, दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, वो है नीति शास्त्र। क्या है भैया? वो नीति शास्त्र। ठीक है, और नीति शास्त्र को क्या बोला जाता है? नीति शास्त्र को एक मानकीय विज्ञान बोला जाता है। मानकीय विज्ञान किसे कहते हैं, ये प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। तो मेरी बात सुनिए, एक ऐसा विषय जिसमें हम इस चीज का अध्ययन करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बेसिकली एथिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं, नीति शास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं कि समाज में क्या होना चाहिए, समाज में कैसे मूल्य होना चाहिए, समाज कैसा चलना चाहिए, क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, इन सारी चीजों का अध्ययन हम कहां करते हैं, नीति शास्त्र में। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, तो जो चाहिए मूलक शब्द है, चाहिए मूलक शब्द का अध्ययन जिस भी वस्तु के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मानकीय विज्ञान। इसलिए आप लोगों ने विभिन्न प्रकार की किताबें भी पढ़ी होंगी, उसमें ये लिखा रहता है कि नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक मानकीय विज्ञान है। ठीक है, तो मानक स्थापित करता है, ये क्या करता है, मानक बताता है, स्टैंडर्ड बताता है, और उन मानक के बिहाफ पे आप अच्छे और बुरे, उचित और अनुचित, इनका अंतर कर पाते हैं। तो इसलिए नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है। तो भाई ये मानकीय विज्ञान है जो मानक स्थापित करता है। मानक किसके स्थापित करता है, अच्छे और बुरे होने का। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, चोरी करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है कि बुरी बात है? आपने बोला सर बुरी बात है, कैसे बोल दिया?
क्योंकि चोरी करना जो अच्छे मानक है उसमें नहीं आता। मानक तय कर रखा है कि भैया ये काम करना क्या है, बुरी बात है। और ये मानक कहां पर मिलेंगे तुम लोगों को? नीति शास्त्र में मिलेंगे। तो बेसिकली नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है। क्या है? मानकीय विज्ञान है। मतलब क्या है? मानकों की व्यवस्था। इसमें स्टैंडर्ड मिलेंगे। इन लोगों ने मानक तय कर दिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और इन मानक के व्याप पे आप किसी भी कार्य का, अब मान के चलो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक बूढ़े व्यक्ति की मदद कर रहा हूं सड़क पार कराने के लिए। मुझे ये बताओ ये कार्य अच्छा है गलत है? आप लोग बोलोगे सही है। तो ये मापदंड कहां है? मैंने बोला बताओ मापदंड कहां है, तो आप बोलोगे सर आपके अच्छे कार्य के जो मापदंडों की सूची है ना, जो लिस्ट है ना सर, वो नीति शास्त्र में मिलेगी। आपको कहां मिलेगी? नीति शास्त्र में मिलेगी। तो नीति शास्त्र क्या करता है? नीति शास्त्र ऐसी मानकों की व्याख्या करता है, ऐसे स्टैंडर्ड को क्या डिस्क्राइब करता है जिससे आप किसी भी व्यक्ति के कार्यों का अच्छा होना या बुरा होना बता देते हैं। बड़ा आसान है। तो भाई साहब मुझे ये बताइए कि आखिरकार एथिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई कहां से, एथिक्स शब्द आया कहां से? तो अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो एथिक्स जो शब्द है वो आपको एक शब्द मिलेगा, ग्रीक शब्द मिलेगा इथिका। बेसिकली एथिक्स शब्द मिलके बना हुआ इथिका से, और इथिका जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। सर अच्छी बात है कि ग्रीक भाषा के इथिका से मिलके बना हुआ है, पर हमें अर्थ तो बता दो इसका। तो इसका अर्थ है प्रचलन रीति, ऐसी रीति जो प्रचलन में है, या आदत। मतलब ऐसी आदतें या रीतियां रिवाज जो प्रचलन में है। अब स्वाभाविक सी बात है, ये समाज है, समाज है, समाज का आप सुचारू रूप से संचालन चाह रहे हैं। भाई समाज का क्या चाह रहा है? सुचारू व सम्यक रूप से आप चाह रहे हैं कि समाज चलता रहे। अब मुझे बताइए समाज में कुछ मान्यताएं बनेंगी ताकि समाज अच्छे तरीके से चल सके। अगर मान लीजिए समाज में मान्यताएं नहीं बनती, समाज में रीतियां नहीं बनती, तो समाज में कोई भी चोरी करता, कोई किसी से कुछ नहीं करता, कोई भी किसी को मार जाता, कोई भी किसी की हत्या कर देता, तो क्या इससे एक समाज अच्छी तरीके से जीवित रह पाता? क्या समाज का सुचारू रूप से संचालन हो पाता? नहीं। तो समाज ने क्या किया? समाज ने व्यवस्थित तरीके से समाज चल सके इसलिए कुछ मान्यताएं बनाई, कुछ रीतियां बनाई, है ना, कुछ आदतें बनाई, कुछ आदतें बनाई, और इन्हीं आदतों को उन्होंने क्या बनाया? आधार बनाया। किसका? किसी भी व्यक्ति के कार्य के उचित अनुचित के होने का। कि अगर कोई भी कार्य अनुचित अनुचित कहते हैं, वो मान्यताएं देख लो, रीतियां देख लो, आदतें देख लो। तो इस प्रकार जितनी भी मान्यताएं, रीतियां और आदतें हैं जिनके आधार पे आप किसी भी व्यक्ति के कार्य का उचित और अनुचित का भेद कर रहे हो, अच्छे बुरे का पता लगा रहे हो, इसलिए वो क्या कहलाएगा? एथिक्स कहलाएगा। तो एथिका का मतलब समझ में आया, प्रचलन, रीति और आदत। अब आदत क्या है भैया? आदत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब मुझे बताओ, तुम लोग बोलते हो मुझे तो बात करने की आदत लग गई, मुझे तो बाबू सोना जादू टोना के बिना रहा नहीं जाता क्योंकि मुझसे उससे बात करने की आदत लग गई, है ना, मुझे गुटखा खाने की आदत लग गई, मुझे बुक पढ़ने की आदत लग गई। तो आदत क्या है? सबसे पहला प्रश्न तो ये उठ रहा है कि अरे सर आदत है क्या? बेसिकली तुम्हारे ऐसे कर्म, और उन कर्म में कैसे कर्म? ऐच्छिक कर्म, मतलब जिन्हें आप अपने मन से करते हो। तो आपके ऐच्छिक कर्म जिनका आप लोगों को अभ्यास हो गया हो, क्या हो गया हो? अभ्यास। आप निरंतर वो कार्य कर रहे हैं, आप निरंतर वो कार्य कर रहे हैं। जब आप किसी कार्य को जानबूझकर, किसी उद्देश्य से, किसी संकल्प से लगातार करोगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी? वो आपकी आदत बन जाएगी। इसी प्रकार पैर छूना क्या हुआ? मान के चलो बड़े लोगों का आदर करना, ये क्या है? ये एक ऐच्छिक कर्म है, और समाज ने इसको बार बार क्या किया? स्थापित किया। तो वो क्या बन गया? वो आदत बन गई, वो रीति बन गई। तो ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई ऐच्छिक कार्य आप अपने मन से कर रहे हो, किसी उद्देश्य को लेके कर रहे हो, किसी संकल्प को लेके कर रहे हो, तो जब ऐसे कार्य को आप लंबे समय तक करते रहो, उसका अभ्यास कर लो, तो क्या हो जाएगा? वो आदत कहलाएगी। तो इस प्रकार जो नीति शास्त्र है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध प्रचलन रीति से, कि भैया समाज में कौन कौन सी रीतियां प्रचलित है, और किससे? भैया आदत से। और किससे? आदत से। मुझे तो तेरी लत लगी गई, तो वो है ना आदत लग गई भैया, क्योंकि बार बार मिल रहा होगा उससे। जब उससे बार बार मिल रहा होगा तो भैया आदत लगी।
अभ्यास कर रहा था उसका रोज मिलने का, तो उसकी क्या लग गई, आदत लग गई। क्लियर है? तो ये बात समझ में ही आप लोगों को कि एथिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा फोकस रहता है याद कराने पे, ताकि आप लोग भली बात तरीके से लिख पाओ। प्रॉपर रिवीजन करेंगे भाई, बिल्कुल टेंशन मत लो, प्रॉपर रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आपने एक बार क्लास ज्वाइन कर ली तो मैं लिख के दे रहा हूं कि आप दूसरी क्लासेस भी ज्वाइन अपने आप करोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे मिलेगी क्वालिटी। चलो अब प्रचलन रीति या आदत क्या होती है ये देख लेते हैं। बेकर्म जिनका अभ्यास हो गया हो, है ना, ये डबल डबल रिपीट हो गया है। तो बेकर्म जिनका अभ्यास हो गया हो, ऐसे कर्मों को आदत या प्रचलन रीति कहते हैं। मतलब ये मनुष्य के अभ्यास जन्य आचरण है। क्या है? मनुष्य के अभ्यास जन्य आचरण है। मनुष्य के अभ्यास जन्य आचरण है, मतलब एक ऐसा आचरण जिनका मनुष्य ने अभ्यास कर लिया हो, ऐसे अभ्यास को प्रचलन रीति या आदत कहते हैं। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अब आचरण क्या है? आचरण क्या है? अब मैं आप लोगों से बोलती हूं, आप लोग क्या बोलते हो, क्या उस व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं है, तो क्या है आचरण? तो देखो एक बात याद रखना, जब भी आचरण आप लोग पढ़ोगे, देखो दो तरीके के कर्म होते हैं। पहले कर्म होते हैं ऐच्छिक कर्म, ऐसे काम जिनको आप अपनी इच्छा से करते हो, ऐसे कर्मों को ऐच्छिक कर्म बोलते हैं। ऐसे काम जो आपके मजबूरी में करते हो उन्हें अनैच्छिक कर्म बोलते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी व्यक्ति को मारना नहीं चाहते थे, परंतु आतंकवादियों ने आपके माथे पे बंदूक रखी और बोला कि अगर अपने परिवार के 50 लोगों को बचाना चाहता है तो इस व्यक्ति को मार दे। आपने उस व्यक्ति को मार दिया। अब ये कर्म मुझे बताओ, आप लोगों ने अपनी इच्छा से किया या आपने मजबूरी में किया? तो आप बोलोगे सर ये मेरा अनैच्छिक कर्म है। तो मतलब ये आपका आचरण नहीं था, ये किसी व्यक्ति को आपने मारा वो आपका आचरण नहीं था। क्यों? क्योंकि वो आपका ऐच्छिक कर्म नहीं था, वो आपका अनैच्छिक कर्म था, वो तो आपने मजबूरी में किया था। जब वो आपका ऐच्छिक कर्म नहीं है, वो अनैच्छिक कर्म है, तो वो आपका आचरण हो नहीं सकता। तो मार साहब कहना क्या चाहते हो? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आचरण वे है जो आप मन से करते हो, जिसको आप क्या करते हो, मन से करते हो, उन्हें आचरण कहा जाता है। मतलब मनुष्य के ऐच्छिक क्रियाओं को, किसको? मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं को आचरण कहा जाता है। मतलब वे काम जिन्हें आप लोग इच्छा से कर रहे हो उनको आचरण कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? आचरण कहा जाता है। अर्थात बेसिक क्रिया ही आचरण कहलाती हैं जो किसी उद्देश्य से की जाए। अब यहां पे तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं था उस व्यक्ति को मारना, ठीक है, संकल्प या इच्छा से की जाए, इसे आचरण कहते हैं। तो दो टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने समझी। प्रचलन रीति आदत क्या है? ऐसे कर्म। अब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे? ऐसे कर्म जिनका अभ्यास हो गया हो, बस जिनका अभ्यास हो गया, इतना सा लिख देना शॉर्ट नोट्स में, पूरा याद आ जाएगा। और आचरण क्या है? ऐच्छिक कर्म। बस मनुष्य के जो ऐच्छिक कर्म है, ऐच्छिक क्रिया है, उन्हीं को क्या कहते हैं? ये शॉर्ट नोट्स में आप लोग लिख सकते हो कि भाई ऐच्छिक जो क्रिया है वो आचरण है, जो ऐच्छिक क्रिया है वो क्या है? आचरण है। समझ में आई आप लोगों को बात? तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो। एक पेज लेना, देखो लास्ट में शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। वो जो 6 दिन की काली रातें होती है ना, वो 6 दिन की काली रातों में कुछ नहीं सूझता, विश्वास करो यूनिट्स तक रिवाइज नहीं होती। फिर अंततः बोलोगे कि सर आप सही बोल रहे थे, अनुभव बता रहे हैं, मेंस का है वो। तो वो 6 काली रातों को अच्छे तरीके से डील कर पाओ, इसलिए इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। मैं बनवाता जाऊंगा आप लोगों को पूरी क्लासेस में, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भैया नीति शास्त्र। नीति शास्त्र की डेफिनेशन देखें तो मुझे बताओ नीति शास्त्र क्या है? आदर्श मूलक विज्ञान, मतलब आदर्शों की चर्चा करते हैं, या इसकी जगह आप लोग एक शब्द और यूज कर सकते हो जिसे बोलते हैं मानकीय विज्ञान। और मानकीय विज्ञान क्या होता है? जिसमें क्या होना चाहिए उसका अध्ययन करते हो। अब मुझे तो नीति शास्त्र किसकी एक शाखा है? नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, मतलब फिलोसफी की एक शाखा है नीति शास्त्र। ये एक मानकीय विज्ञान है, आदर्श मूलक विज्ञान है, जो किसी ऐच्छिक कर्मों का विश्लेषण करती है। आप लोग जो कर्म कर रहे हो, आपने किसी व्यक्ति को मार दिया, कैसे पता चला गलत है? आपने किसी की मदद कर दी, कैसे पता चला अच्छा है क्या नहीं? तो
तो इसका जो अध्ययन आप लोग जिसके अंतर्गत कर रहे हो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का, किसी भी व्यक्ति के आचरण का। अब ऐच्छिक कर्मों का विश्लेषण, ऐच्छिक कर्म कहां होते हैं? आचरण में। मतलब किसी भी व्यक्ति के आचरण का सही एवं गलत, उचित और अनुचित होने का अध्ययन जहां पर भी आप करोगे, ये देखो शॉर्ट नोट से ही बनाए जाते हैं कि वे आदर्शमूलक विज्ञान है। ऐच्छिक कर्मों का विश्लेषण किया जाता है जिससे उचित और अनुचित होने का पता लगा सकते हैं कि भैया उसका जो कर्म है वो उचित है या अनुचित है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल ले लो कि उसने अपने माता पिता की अनुमति के बिना शादी कर ली, ये उसका ऐच्छिक कर्म था। अब मुझे बताओ ये उचित है या अनुचित है? जल्दी बताओ, उचित है या अनुचित है? तो ये आप पता कर पा रहे हो कहां से? नीति शास्त्र के माध्यम से, क्योंकि हमारे यहाँ पे मानक क्या है कि माता पिता की इजाजत के बिना हमें शादी नहीं करनी चाहिए मन मुताबिक। अब वो बदल जाए समय के साथ वो बात की बात है। क्लियर है? चलिए अब नीति शास्त्र की परिभाषा 3 मार्कर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं इसको और शॉर्ट कराऊंगा आप लोगों को जब मैं आप लोगों को मॉडल आंसर दूंगा, आंसर राइटिंग। तो एक व्यक्ति विलियम लिली, कौन है? एक व्यक्ति विलियम लिली। विलियम लिली के अनुसार नीति शास्त्र उन मानकों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। मैंने क्या बोला? स्टैंडर्ड है। नीति शास्त्र में क्या है? स्टैंडर्ड है। क्या है भैया? स्टैंडर्ड है, मानक है। और इन्हीं मानक के आधार पे आप किसी भी व्यक्ति के कर्मों का क्या पता लगाओगे कि भैया वो उचित है या अनुचित है, जिससे व्यक्ति के कर्मों का, अंडरलाइन कर लो, किसका? कर्मों के उचित और अनुचित होने का निर्णय लेते हैं। तो डेफिनेशन रट मारो जल्दी से कि नीति शास्त्र उन मानकों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। कौन कह रहा है? विलियम लिली। इस व्यक्ति का नाम याद कर लो कि विलियम लिली ये कह रहा है कि नीति शास्त्र उन मानकों की व्याख्या प्रस्तुत करता है जिससे व्यक्ति के कर्मों के उचित और अनुचित होने का निर्णय लेते हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। परिभाषा से स्पष्ट है कि नीति शास्त्र का संबंध किससे है? नीति शास्त्र का संबंध है आचरण। आचरण मतलब ऐच्छिक कर्म। ऐच्छिक क्रिया ही क्या कहलाती है? आचरण कहलाती है। ऐच्छिक क्रिया ही क्या कहलाती है? आचरण कहलाती है। और ऐसी ऐच्छिक क्रिया जिनका क्या हो गया हो? अभ्यास हो गया हो, उनको क्या कहते हैं? उनको आदत कहते हैं, रीति कहते हैं। रीति या आदत उनको कहते हैं। तो आपका आचरण उचित है मतलब उसका औचित्य है या अनुचित है मतलब अनुचित, तो इसका संबंध है भैया नीति शास्त्र से। इसका संबंध किससे है? नीति शास्त्र। और आखिरकार नीति शास्त्र क्यों स्थापित कर रहे हैं हम लोग? ताकि इसका लक्ष्य जीवन के वास्तविक आदर्श, स्टैंडर्ड, व्यवहार, आचरण के नियमों व मानकों को स्थापित कर सके। उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? कि हमें आदर्श प्रस्तुत करना है ताकि किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है और जो आचरण है वो अच्छे तरीके से चल सके। उनका ही नियम और मानक हम क्या कर रहे हैं? स्थापित करना लक्ष्य। हम लोग जब कह रहे हैं कि भैया किसी व्यक्ति के घर में आग लगाना गलत है, तो ये आपका जो आचरण है उसको कौन रोक रहा है? उसको ये नियम रोक रहे हैं, उनको ये मानक रोक रहे हैं, है ना? ये मानक और ये नियम आपके आचरण को क्या कर रहे हैं? आपके आचरण को नियंत्रित कर रहे हैं। और ये नियंत्रित क्यों कर रहे हैं? ताकि एक समाज शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो सके। इसलिए ये आदर्श, ये मानक, ये व्यवहार हम स्थापित कर रहे हैं ताकि आपका जो व्यवहार है, आपका जो आचरण है वो समाज की द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अनुरूप चल सके, उसके अनुरूप क्या हो सके? चल सके। क्लियर है? तो इसके अनुरूप चल सके। चलिए अब नीति शास्त्र के जो अब बात करें क्षेत्र और स्वरूप कौन कौन से, अभी हम लोगों को काफी चीजें पढ़ना है, जैसे नैतिकता क्या है, नीति शास्त्र क्या है, नैतिकता और नीति शास्त्रों में अंतर क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम लोगों को चर्चा करनी है। तो नीति शास्त्र के क्षेत्र एवं स्वरूप पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करें। तो मोटे मोटे तौर पे जब आप लोग क्षेत्र का मतलब है कि आखिरकार किन किन बातों का अध्ययन नीति शास्त्र में करते हैं, ये कहां तक फैला हुआ है। तो जिन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं नीति शास्त्र में, वो उनका संबंध हो जाएगा उस क्षेत्र से। जैसे एग्जांपल के तौर पे मनोवृत्ति का अध्ययन करते हैं नीति शास्त्र में, सांवेगिक बुद्धि का करते हैं कि नहीं करते हम लोग, विवेक का अध्ययन करते हैं। विवेक मतलब जिसका संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। ठीक है, इच्छा, अनुभव, ये सब का अध्ययन हम लोग करते हैं। और ये सब क्या है? इनका संबंध व्यक्ति के मनोविज्ञान से होता है।
क्योंकि ये सब बातें कहां से जुड़ी हुई, दिमाग से जुड़ी हुई है व्यक्ति के। तो इन सब का जो संबंध है व्यक्ति के मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। मनोवैज्ञानिक बातें हैं, मनोवृत्ति, साम्यिक बुद्धि, विवेक, इच्छा, अनुभव। आपने संकल्प लिया तो संकल्प आप लोग कहां से लेते हो, दिमाग से लेते हो ना कि यार मैं करके दिखाऊंगा, है ना। संकल्प आप लोगों ने लिया, या आप लोगों की अंतरात्मा। तो अगर इस टॉपिक का अंतरात्मा हम लोग पढ़ते हैं, एथिक्स में पढ़ते हैं, मनोवृत्ति हम लोग पढ़ते हैं, अगर इन टॉपिक्स का आप लोग अध्ययन कर रहे हो और ये सारी बातें किससे जुड़ी हुई, मनोविज्ञान से, तो मुझे ये बताओ कि नीति शास्त्र के क्षेत्र में मनोविज्ञान आएगा या नहीं आएगा। आप लोग खुद बताओ मुझे कि नीति शास्त्र के क्षेत्र में या उसके स्वरूप में मनोविज्ञान आएगा कि नहीं आएगा। क्या आप मुझसे ये कह सकते हो कि सर मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते? अरे बुढ़बा, कह ही नहीं सकते हम, क्योंकि हमने तो मनोवृत्ति, साम्यिक बुद्धि, विवेक, इच्छा, अनुभव, ये सारी चीजों का अध्ययन हम लोग नीति शास्त्र में करते हैं। तो इस प्रकार इसका जो पहला क्षेत्र है जो आप लोगों को याद रखना है वो है मनोवैज्ञानिक। क्या है भैया? मनोवैज्ञानिक। मानवीय वृत्तियां जैसे कि अनुभव हो गई, इच्छा हो गया, संकल्प हो गया, प्रयोजन मतलब कोई उद्देश्य, अभिप्राय, अंतरात्मा इत्यादि का अध्ययन चूंकि इसमें किया जाता है, तो इसका जो स्वरूप है, इसका जो क्षेत्र है वो कैसा हो जाता है? जल्दी से बताओ, कैसा हो जाता है? वो हो जाता है मनोवैज्ञानिक। वो क्या हो जाता है? मनोवैज्ञानिक हो जाता है। दूसरा है सामाजिक। अब मुझे बताओ कि अभी हम लोगों ने बोली कि मान्यताएं, नैतिक सिद्धांत, नैतिक आदर्श, ये कौन तय कर रहा है? ये समाज तय कर रहा है। ये कौन तय कर रहा है? समाज कर रहा है। अब समाज ही नहीं होगा तो नीति शास्त्र का अध्ययन करेगा कौन? समाज के लिए मानक बना रहे हैं ना, समाज के लोगों के लिए परंपराएं बना रहे हैं ना। तो एक बार बताओ कि नीति शास्त्र का जो स्वरूप है वो सामाजिक है कि नहीं? देखो, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज की परंपराओं का अध्ययन, समाज की रूढ़ियों का अध्ययन ये किया जाता है नीति शास्त्र में। तो इसलिए इसका जो दूसरा स्वरूप या क्षेत्र आप लोग बताओगे वो बताओगे सामाजिक। क्यों? क्योंकि सर नीति शास्त्र में सामाजिक विषय, कौन कौन से सामाजिक विषय? तो वो सामाजिक रीति, रूढ़ी, परंपरा इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो नीति शास्त्र में सामाजिक विषयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए सर इसका जो क्षेत्र वो सामाजिक हो गया। मनोवैज्ञानिक विषयों का अध्ययन कर रहे थे तो सर मनोवैज्ञानिक हो गया, सामाजिक विषयों का अध्ययन कर रहे हैं तो सामाजिक हो गया। और नैतिक क्या भैया? आप लोगों को तो खुद बहुत अच्छे से पता है कि विभिन्न नैतिक आदर्श सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, पूरे नैतिक सद्गुण का अध्ययन करते हो आप लोग। क्या है सद्गुण? नैतिक आदर्श है। तो नैतिक आदर्श का तो अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, इसमें नैतिकता का अध्ययन कर रहे हैं, नैतिक मूल्यों का अध्ययन कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, इसका क्षेत्र नैतिक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो तीन फटाफट रटो जल्दी से। पहला कौन सा था? पहला मनोवैज्ञानिक था सर, पहला मनोवैज्ञानिक था। बहुत अच्छी बात है भैया, पहला मनोवैज्ञानिक था। दूसरा कौन सा है साहब? दूसरा सामाजिक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा सामाजिक है। और सर तीसरा हो गया नैतिक। और चौथा कौन सा हो गया? व्यवहारिक। व्यवहारिक का मतलब क्या? अब मुझे बताओ, हम लोग कह रहे हैं कि मनुष्य का जो व्यवहार है उसका उचित और अनुचित का विभेद किया जाता है, उसके अनुचित उचित का विभेद किया जाता है। तो जो नैतिक आदर्श है, अब नैतिक आदर्श क्या है? नैतिक आदर्श एक उदाहरण लेकर समझते हैं। नैतिक आदर्श से बड़ों का आदर करना। बड़ों का आदर करना क्या है? बड़ों का आदर करना क्या है कि एक नैतिक आदर्श है, इसलिए इसका स्वरूप क्या हो गया? नैतिक। परंतु इस बड़ों का आदर करना का व्यवहारिक रूप क्या है? सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छूना। तो माता पिता के पैर छूना ये व्यवहारिक स्वरूप है, बड़ों का आदर करना ये नैतिक स्वरूप है। तो नैतिक आदर्शों का अध्ययन करेंगे नैतिक स्वरूप में, नैतिक क्षेत्र में, और उसका व्यवहारिक परिणति कहां पे होगी? वो व्यवहारिक क्षेत्र में होगी, वो व्यवहारिक वाले पोर्शन में होगी। तो इस प्रकार हमने चार पढ़ लिए साहब। कौन कौन से? मनोवैज्ञानिक स्वरूप, सामाजिक स्वरूप, नैतिक स्वरूप और व्यवहारिक स्वरूप। 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, जल्दी से रीड कर लो ताकि यही याद हो जाए। मैं पूरा याद करा दूंगा, विश्वास करो, तुम लोग बस बने रहो, याद करो फटाफट। रीड हो गया तो बता दीजिएगा जल्दी से। हो गया रीड? 30 सेकंड। बस कीवर्ड से याद रखना है कि देखो वास्तविकता में क्षेत्र है क्या।
कॉन्सेप्ट होंगे तो तुम लोग मनोवैज्ञानिक भी लिखाओगे, सामाजिक भी लिखाओगे, नैतिक भी लिखाओगे, व्यवहारिक भी लिखाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, रटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इनका अध्ययन करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने समझ लिया नीति शास्त्र क्या है, तो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं आप लोगों को। नीति शास्त्र क्या है, जल्दी से मुझे बताओ कि सर नीति शास्त्र एक आदर्शमूलक या मानकीय विज्ञान है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर, इसमें मानकों की व्याख्या की जाती है। अब ये मानक क्यों इंपॉर्टेंट है सर? इससे हम किसी भी व्यक्ति के जो कार्य हैं, किसी भी व्यक्ति के जो कर्म हैं, उनके उचित और अनुचित होने का विवेक करते हैं। उनके उचित और अनुचित होने का क्या करते हैं सर? विवेक करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे नीति शास्त्र कहते हैं। कुल मिला के सर नीति शास्त्र का जो संबंध है वो व्यक्ति के कार्यों के उचित और अनुचित होने से है। ठीक है सर, ऐच्छिक कार्य होंगे, यहाँ पे कैसे कार्य होंगे? ऐच्छिक कार्य होंगे, और ऐच्छिक कार्य जो होंगे उन्हीं को तो सर हम आचरण कहते हैं। तो आचरण किसे कहते हैं? आचरण बोलते हैं ऐच्छिक कार्य। ठीक है, ऐच्छिक कार्यों को आचरण कहते हैं। और ऐसे ऐच्छिक कार्य जिनका क्या हो गया हो, अभ्यास हो गया हो, उसको हम आदत या रीति बोलते हैं। उसको हम आदत या रीति बोलते हैं, आदत या रीति कहते हैं। एथिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? इथिका से हुई थी, जिसका अर्थ क्या होता है? रीति या आदत। ये हम लोगों ने चर्चा की। फिर हम लोगों ने देखा नीति शास्त्र के हमने क्षेत्र देखे। क्षेत्र में हमने 4 क्षेत्रों की चर्चा की। पहला क्षेत्र था मनोवैज्ञानिक, पहला क्षेत्र मनोवैज्ञानिक था। दूसरा क्षेत्र हम लोगों ने देखा सामाजिक, तीसरा हम लोगों ने देखा नैतिक, और चौथा हम लोगों ने देखा व्यवहारिक। चौथा हम लोगों ने क्या देखा? व्यवहारिक देखा। क्लियर है? चलिए अब आगे चर्चा करते। एक शब्द आती है नैतिकता। कई बार नैतिकता और जो नीति शास्त्र है उनको एक ही मान लिया जाता है। कई बच्चे आज भी क्या इनमें अंतर नहीं कर पाते कि आखिरकार नैतिकता क्या है और नीति शास्त्र क्या है, क्योंकि अक्सर एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। परंतु एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कोइन महोदय। कोइन महोदय ने कहा कि किन्हीं भी दो शब्दों का एक जैसा अर्थ नहीं हो सकता, मतलब एक दूसरे के पूर्ण पर्यायवाची नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पे मुझे ईश्वर में विश्वास है, ठीक है, मुझे ईश्वर में क्या है? विश्वास है, ठीक है, और दूसरा मुझे ईश्वर में आस्था है। तो आप लोग क्या बोलोगे? सर विश्वास और आस्था एक शब्द है, मैंने दोनों बार बोला, सर दोनों शब्द सही लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब विश्वास की जगह आस्था का प्रयोग कर लिया और आस्था की जगह विश्वास का प्रयोग कर लिया। पर एक चीज समझते हैं अपन। अब मैंने बोला कि मुझे विश्वास है कि आज बारिश होगी, मुझे विश्वास है आज बारिश होगी। अगर ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं तो अब मुझे बताओ, मुझे विश्वास है कि आज बारिश होगी, पर मैंने ये बोला कि नहीं मुझे आस्था है कि आज बारिश होगी, तो आप बोलो अरे सर कुछ गड़बड़ लग रही है। तो इसका मतलब यह है कि दो शब्दों में कहीं ना कहीं मूलभूत अंतर जरूर होता है। उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों के लिए गंगा क्या है? गंगा जल है, पर आप लोग कभी गंगा पानी नहीं बोलते। तुझे देख के मैं पानी पानी हो गई, पर ये नहीं सुना होगा कि तुझे देख के मैं जल जल हो गई। तो जो भाव है उस सेंस में अलग अलग भाव यूज करते हैं, तो दो शब्द कभी एक दूसरे के पूर्ण पर्यायवाची नहीं होते, कहीं ना कहीं उनके भाव बदल जाते हैं। उसी प्रकार नीति शास्त्र और जो नैतिकता है वो एक दूसरे के पूर्ण पर्यायवाची नहीं है। इनमें क्या अंतर है वो हम लोग जानेंगे। नीति शास्त्र बड़ा भाई है, नैतिकता छोटा भाई, तो उनको अच्छे तरीके से हम समझेंगे। नीति शास्त्र समझ में आ गया, नैतिकता और समझ लेते हैं। अब यहां पे मेरी बात समझिए आप लोग, ये एक समाज है, ये एक समाज है। इस समाज में कुछ मानक हैं और उन मानक से आप क्या कर रहे हो? अच्छे बुरे का बोध कर रहे हो, समाज के व्यक्तियों के अच्छे बुरे का बोध कर रहे हो। तो ये क्या है? ये नीति शास्त्र है। अब यहां पे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति के अंतर्मन को, इस व्यक्ति के अंतर्मन को, अब इसका मैंने इसने कोई कार्य कर दिया, अब इसके अंतर्मन को ये फील हुआ कि यार हमने सही किया गलत किया। अब इसके अंतर्मन को लगा कि यार हमने कोई काम गलत कर लिया। सिर्फ व्यक्ति को, एक व्यक्ति है, इसके कोई कार्य किया, इसने चोरी कर ली, इसके अंतर्मन ने बोला कि यार ये कार्य तो गलत हो गया। तो इस एक व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किए गए और उसको ये फील हुआ कि ये कार्य सही है या गलत है, तो ये नैतिकता है।
ये क्या है? नैतिकता है। तो बेसिकली नैतिकता क्या है? किसी भी व्यक्ति, कोई जो व्यक्ति है उसके अंतर मन को ये पता चलना कि कोई कार्य सही है या गलत है, वो नैतिकता है। नैतिकता जो है वो किसी व्यक्ति के रेफरेंस में यूज होती है। इसमें किसी व्यक्ति के कार्यों के अच्छे बुरे की चर्चा करते हैं, उसके अंतर मन को ये पता चलता है, खुद को ये पता चलता है, तो वो नैतिकता है। जबकि नीति शास्त्र जो है वो समाज के लिए है। चलो और एग्जांपल में समझाऊंगा आगे चल के बहुत अच्छे से, थोड़ा देख लीजिए आप। तो नैतिकता को क्या कहते हैं? नैतिकता को मोरलिटी कहते हैं, है ना। अभी सब समझ में आएगा, बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दूंगा। मोरलिटी कहते हैं, ये लैटिन भाषा के मोस या मोरस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ भी रीति रिवाज होता है, सेम अर्थ होता है दोनों का। तो नैतिकता क्या है? सद आचरण का सिद्धांत है, अच्छे आचरण का सिद्धांत। सद प्लस आचरण, आप लोग हिंदी पढ़ते होंगे। सद का मतलब होता है जो सही हो, आचरण मतलब एक ऐसा आचरण जो सही हो, उसे सदा आचरण बोलते हैं, सदाचरण बोलते हैं। तो सदाचरण का सिद्धांत है जिसका उपयोग हम मानव चरित्र की अच्छाई या बुराई का आकलन करने में करते हैं। कोई मानव चरित्र अच्छा है बुरा है वो कहां से पता चलेगा? वो हमें नैतिकता के माध्यम से चलेगा। अब मेरी बात सुनना, नैतिकता क्या है और नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र जो है वो समाज के लिए मानक की व्यवस्था है, वो समाज के लिए क्या है? मानक की व्यवस्था है। जबकि नैतिकता क्या है? नैतिकता व्यक्ति के लिए है। किसके लिए? व्यक्ति के लिए। चलो अब एक चीज हम लोगों को यहां पे समझना है, समझना यह है कि नैतिकता जो होती है वो आत्मनिष्ठ होती है। वो क्या होती है? आत्मनिष्ठ होती है। जबकि नीति शास्त्र जो है वो क्या है? वो वस्तुनिष्ठ है, वो वस्तुनिष्ठ। अब कैसे समझते हैं? एग्जांपल का, अब मुझे एक बात बताइए कि वस्तुनिष्ठ क्या होती है और आत्मनिष्ठ क्या होती है? सबसे पहले ये प्रश्न आप लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा। तो वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य यह है ऐसी मान्यताएं जो सार्वभौमिक सत्य हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक बात बताइए, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो आंसर आएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी। अब भैया मेरे लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आपके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दक्षिण भारत के लिए भी नरेंद्र मोदी हैं, पूर्वोत्तर भारत के लिए भी नरेंद्र मोदी। तो जो बात सबके लिए सही है, जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है, जो सार्वभौमिक सत्य है, ऐसी मान्यताएं जो सभी लोगों पर लागू होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें वस्तुनिष्ठता बोलते हैं, उसे वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। तो नीति शास्त्र किसी एक व्यक्ति पे लागू हो रही या पूरे समाज पे लागू हो रही? किस पे लागू हो रही? पूरे समाज पे लागू हो रही, उसे नीति शास्त्र। इसलिए नीति शास्त्र में क्या होता है? वस्तुनिष्ठता होती है, वो सभी लोगों के लिए सही है, सभी लोगों के लिए मान्य है, सब लोग उसको मानेंगे। परंतु नैतिकता जो होती है वो आत्मनिष्ठ होती है। अब एक प्रश्न का जवाब दो, कितने लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं? तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर हम अच्छा मानते हैं, कुछ लोग सर हम अच्छा नहीं मानते, हमें लगता है सर ठीक ठाक है। अब मेरी बात सुनना, कुछ लोगों ने कहा कि सर अच्छे प्रधानमंत्री हैं, कुछ लोगों ने कहा कि सर खराब प्रधानमंत्री हैं, कुछ लोगों ने कहा सर ठीक ठाक है। तो ये तुम्हारे खुद के विचार हैं, ये तुम्हारे खुद के विचार हैं। तो ये हो गई आत्मनिष्ठता। आत्मनिष्ठता क्या हो सकती है? आत्मनिष्ठ जो विषय होते हैं वो सार्वभौमिक नहीं होते। समझ रहे मेरी बात को? जैसे कि किसी के लिए प्रधानमंत्री कौन हो सकता, अभी क्या बोला था कि अभी प्रधानमंत्री सबके लिए नरेंद्र मोदी, पर किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी आत्मनिष्ठता है, किसी के लिए बुरे हो सकते हैं, उनकी आत्मनिष्ठता है। सूरज हमेशा पूर्व से उगता है, ये क्या है? वस्तुनिष्ठता है, आत्मनिष्ठता है? भाई वस्तुनिष्ठता है। पर तुम लोग मान लो कि नहीं सर सूरज पश्चिम से उगता है, ये तुम्हारी बात है। मतलब वस्तुनिष्ठता हमेशा सत्य होती है, हमेशा सही होती है, जबकि आत्मनिष्ठता सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। मतलब किसी व्यक्ति की जो नैतिकता है वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे एक चोर के लिए चोरी करना उसकी नैतिकता है, एक चोर के लिए चोरी करना उसकी नैतिकता है। परंतु चोरी करना नीति शास्त्र में अच्छा काम है क्या? नहीं है, क्योंकि वहां वस्तुनिष्ठता नहीं है, वहां आत्मनिष्ठता है। उसे लग रहा है चोरी करना सही काम है। समझ रहे हो? तो नैतिकता जो होती है, नैतिकता का संबंध किससे है भैया? आत्मनिष्ठता से है, और इसका संबंध व्यक्ति से है। जबकि नीति शास्त्र जो है, नीति शास्त्र का जो संबंध है वो किससे है? समाज से है, व्यवसाय से है। किससे? व्यवसाय से है। और जबकि इसमें वस्तुनिष्ठता होती है,
एक एग्जांपल और अच्छे से समझते हैं, एक एग्जांपल और समझते हैं। चलिए, एक वकील है, एक वकील है, ठीक है। अपन नीति शास्त्र समझ रहे हैं, एथिक्स और मोरलिटी में अंतर समझ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जो एथिक्स है वो बड़ा गोला है और मोरलिटी जो है वो छोटा गोला है। मैं अंतर समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। एथिक्स बड़ा गोला है और एथिक्स के अंदर ही आता है छोटा गोला। पहला सेंस तो ये है। दूसरा सेंस ये है कि एथिक्स और मोरलिटी में बेसिकली डिफरेंस होते क्या है आखिरकार। पहली बात तो परिभाषा का डिफरेंस हो जाएगा, वो हम लोग देखेंगे अभी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए एक वकील है, उस वकील का जो क्लाइंट है, जो क्लाइंट है वकील का, उसने हत्या कर दी, उसने हत्या कर दी और ये बात वकील को भी पता है भाई उसने हत्या कर दी। अब उसे अपने क्लाइंट को बचाना है। तो नीति शास्त्र क्या कहती है? नीति शास्त्र ये कहती है कि वकील अच्छे से अच्छी बात विवाद करे और अपने क्लाइंट को बचाए। क्यों? क्योंकि नीति शास्त्र में अपने पैसे के जो अपना जो पैसा है, इसका जो व्यवसाय है, उसके सिद्धांत क्या कहते हैं कि अपने कर्मों का, अपने सिद्धांतों का जो आचार संहिता है, किसकी आचार संहिता है? वकील की आचार संहिता है। और वकील की आचार संहिता क्या होती है कि अपने क्लाइंट को बचाना। तो नीति शास्त्र भैया फॉलो तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीति शास्त्र के हिसाब से तो वकील सही काम कर रहा है। परंतु आप बताओ, एक हत्यारे को बचाना नैतिक है अनैतिक है? तो उसे भी पता है कि मैं एक हत्यारे को बचा रहा हूं, मतलब ये काम मैं अनैतिक कर रहा हूं। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि वकील नीति शास्त्र का तो बिल्कुल वो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, परंतु नैतिक नहीं है। मतलब उसमें क्या है? नैतिकता का अभाव है, क्योंकि वो एक हत्यारे को बचा रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो मतलब वो अपने आचार संहिता का तो पालन कर रहा है, परंतु भैया वो हत्यारे को, उसे पता है कि वो गलत बचा रहा है। उसके अंतर्मन को ये बोध हो रहा है कि यार मुझे इस हत्यारे को बचाना नहीं चाहिए, परंतु कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि उसे बात बात के द्वारा बचाना चाहिए। तो इस प्रकार नीति शास्त्र और नैतिकता में ये अंतर है। नीति शास्त्र का संबंध उसके पैसे और व्यवसाय से था, और उसके अंतर्मन को जो बुरा लग रहा है ना, वो नैतिकता के कारण लग रहा है। अंतर्मन को जो बुरा लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है? नैतिकता के कारण बुरा लग रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो एक ऑफिस है, एक ऑफिस है, एक ऑफिस में सुबह 10 बजे जाना टाइमिंग है। क्लियर है? एक ऑफिस में सुबह कितने बजे जाना टाइमिंग है? 10 बजे टाइमिंग है। अब एक व्यक्ति है, मुझे बताना कि वो एथिक्स को फॉलो कर रहा है या मोरलिटी को फॉलो कर रहा है। सुबह 10 बजे जाता है और 5 बजे तक ऑफिस में रहता है, कोई काम नहीं करता, बातें करता है और आ जाता है। तो मुझे तो एथिक्स फॉलो हो रही। आप बोलोगे बिल्कुल सर एथिक्स फॉलो हो रही, क्योंकि उसके ऑफिस का टाइम 10 बजे से लेकर 5 बजे तक है। पर मोरलिटी क्या कहती है कि वो अपना काम टाइम पास करके आ रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो भैया मोरलिटी नहीं है, उसमें नैतिकता नहीं है, एथिक्स तो है, क्योंकि 10 बजे आ रहा है, 5 बजे आ रहा है। अब मुझे बताओ कि वो व्यक्ति 11 बजे आ रहा है, 4 बजे आ रहा है, परंतु एक दिन में ही 2 दिन का काम कर दे रहा है। तो आप क्या बोलोगे? सर एथिक्स नहीं है उसमें, पर मोरलिटी है, क्योंकि वो अपना काम ज्यादा अच्छे से कंप्लीट कर रहा है, भले वो कम समय जा रहा है। और एक व्यक्ति जो 10 बजे भी जा रहा है, 5 बजे आ रहा है और काम भी अच्छे से कर रहा है, तो आप बोलोगे सर उसमें एथिक्स भी है और मोरलिटी भी है। तो तुम लोग समझ रहे हैं, अपन ने संबंध पढ़ लिया कि कोई व्यक्ति जिसमें एथिक्स हो सकती है, मोरलिटी नहीं हो सकती। कोई में भैया एथिक्स नहीं होगी परंतु मोरलिटी होगी, और किसी में दोनों हो सकती है। ये इसमें संबंध है। समझ में आ रही है बात? तो जो एथिक्स है वो समाज और व्यवसाय से संबंधित है, जो मोरलिटी है वो किससे संबंधित है? वो व्यक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यक्ति से संबंधित है। उसके अंतर्मन को जो अच्छे बुरे का बोध कराए, किसी व्यक्ति के अंतर्मन को जो अच्छे बुरे का बोध कराए वो मोरलिटी है, जबकि बेमाना जो किसी व्यक्ति के आचरण का उचित अनुचित का विभेद कराए वो एथिक्स है। क्लियर है मेरी बात? समझ में आप लोगों का? एथिक्स का जो संबंध है वो भारी जीवन से, किससे भैया? भारी जीवन से है, जबकि मोरलिटी का संबंध किससे है? मोरलिटी का संबंध आंतरिक जीवन से, क्योंकि हमारे अंतर्मन को पता चल रहा है ना कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो अंतर्मन को पता चल रहा है मतलब भैया क्या हो जाएगा? अंतर्मन को पता चल रहा है मतलब उससे आइडिया लग जाएगा कि भैया आंतरिक बातें चल रही है। चलो क्लियर है इतनी सी बातें? अब देखो आत्मनिष्ठा समझ में आ गई कि एथिक्स क्या होती है? जल्दी आंसर करो। एथिक्स क्या होती है? एथिक्स क्या होती है? हाँ, एथिक्स क्या होती है? एथिक्स होती है भैया वस्तुनिष्ठ और ये होती है आत्मनिष्ठ। इसका संबंध व्यक्ति का जीवन से। अब मुझे बताओ एथिक्स का संबंध किससे? एथिक्स का संबंध किससे? सार्वजनिक जीवन से। सार्वजनिक जीवन से। ये आंतरिक प्रेरणा से संबंध है इसका, उसका भारी जीवन से संबंध है।
क्लियर है? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। परिभाषा देख लो, ये परिभाषा है आर.एम. मैकाइवर की। इसकी परिभाषा है आर.एम. मैकाइवर की। नैतिकता से अभिप्राय नियमों की उस व्यवस्था से जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के अंतर्मन को, अंडरलाइन, नैतिकता में आपके अंतर्मन को बुरा लग रहा है कि भैया अच्छे बुरे का बोध हो रहा है, ठीक है, अगर आपके अंतर्मन को अच्छे बुरे का बोध हो रहा है तो भैया वो नैतिकता है। वो क्या है? नैतिकता है। और जब तुम किसी व्यक्ति के कार्यों के आचरण का मूल्यांकन करोगे, उचित अनुचित का विवेक करोगे, तो वो एथिक्स है। क्लियर है? किंग्सले डेविड के अनुसार नैतिकता कर्तव्य की भावना पर बल देता है, उचित और अनुचित के बीच अंतर करना सिखाती है। ये आपको पता चल रहा है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये आपको सिखाएगी कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। ये नैतिकता है क्योंकि ये व्यक्तिगत है, आत्मनिष्ठ है और इसका संबंध आंतरिक प्रेरणा से। क्लियर है? चलिए एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट बस, है ना। चलिए तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि बेसिकली नैतिकता और नीति शास्त्र में डिफरेंस क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया है। तो एक बार मैं नीचे से आप लोगों को दिखा देता हूं कि इसके अंतर्गत हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें देखी। ये देखो, नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर, ठीक है। परिभाषा दोनों की हो जाएगी, दोनों की परिभाषा लिख दीजिएगा। अब देखो, मोरलिटी जो है वो छोटा गोला है, एथिक्स थोड़ा सा बड़ा गोला है। एथिक्स के अंतर्गत ही नैतिकता उसके अंतर्गत आती है। एथिक्स की बात करें तो ये व्यवसायिक सिद्धांतों से संबंधित है। जैसे एक वकील है तो उसके व्यवसायिक सिद्धांत नीति शास्त्र कहलाएगा। डॉक्टर के जो सिद्धांत है वो डॉक्टर का नीति शास्त्र कहलाएगा। जबकि मोरलिटी जो होती है वो व्यक्तिगत मान्यताएं होती है, तुम्हारी खुद की मान्यताएं कि तुम किन चीजों को नैतिक समझते हो और किन चीजों को अनैतिक समझते हो। तुम्हारे अंतर्मन को अच्छे और बुरे का बोध होगा, तुम्हारे अंतर्मन को क्या होगा? अच्छे बुरे का बोध होगा, इसलिए व्यक्तिगत मान्यताओं से संबंधित होती है, ठीक है। अब देखो, जो एथिक्स होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है। मैंने आप लोगों को बताया था एथिक्स क्या होती है? वस्तुनिष्ठ होती है, जबकि ये आत्मनिष्ठ होती है। आप लोगों को पता चल गया कि आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता में अंतर क्या है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य वे चीजें वही जो सार्वभौमिक सत्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सबके लिए हैं, परंतु अच्छे हैं बुरे हैं वो ये आत्मनिष्ठ हो सकता है। संबंध भारी दुनिया से होता है। एथिक्स की जो मान्यता है, नीति रिवाज है, जो नियम है, जो मानक है, वो भारी दुनिया के लिए है। जबकि नैतिकता आंतरिक पक्ष है, क्योंकि हमारे अंतर्मन को अच्छे बुरे का बोध हो रहा है ना, इसलिए ये नियमों की बाध्यता है, ये अंतर्मन की बाध्यता है। जब आप कोई अनैतिक कार्य करते हो तो आपके मन को गिल्टी फील होता है, और वो गिल्टी फील इसलिए होता है क्योंकि आप नैतिक हो। अगर आप नैतिक नहीं होते तो कभी भी आपको गिल्टी फील नहीं होगा। आप किसी की हत्या कर दो, एक हत्यारा हत्या कर देगा, कभी उसे गिल्टी फील नहीं होगा, क्योंकि वो नैतिक नहीं है, उसके अंदर नैतिकता नहीं है। आप हत्या कर दोगे तो आपको अनैतिक, आपको क्या गिल्टी फील होगा? क्योंकि आप लोगों को पता है। सामाजिक व्यवस्था से क्या आती है? एथिक्स आती है। सामाजिक व्यवस्था है तो एथिक्स से सामाजिक व्यवस्था बनी, फिर कुछ मान्यताएं बनी, रीतियां बनी, वो प्रचलन में आ गई। तो ये मान्यताएं, रीतियां, आदर्श, सिद्धांत प्रचलन में आए। किस लिए आए? क्योंकि सामाजिक व्यवस्था थी। तो बेसिकली एथिक्स का जो स्रोत है वो कौन है? एथिक्स का स्रोत कौन है? सामाजिक व्यवस्था है। क्लियर है? जबकि आंतरिक व व्यक्तिगत मानकों का समूह, कि तुम कौन सी चीजों को सही मानते हो, कौन सी चीजों को गलत मानते हो, उनका जो समूह है, उनका जो ग्रुप है, वो क्या है? वो नैतिकता है। आई बात समझ में आप लोगों को? बड़े इजीली समझ में आ गई होगी ये चीजें। तो अब कुछ नैतिकता के संबंध में कुछ डेफिनेशन है, उन डेफिनेशन को आप देख लीजिए, है ना। ये हाँ, अरे भैया हो जाओ। हाँ, तो जैसे एक डेफिनेशन क्या है? एक डेफिनेशन है नैतिकता निरपेक्ष, ठीक है। नैतिकता निरपेक्ष किन्हें कहा जाता है? ऐसे व्यक्ति जो सही एवं गलत के प्रति उदासीन, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, ऐसी चीजों के प्रति जो उदासीन लोग होते हैं उन्हें नैतिकता निरपेक्ष कहते हैं। मान के चलो किसान आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है, तो कुछ लोग किसान आंदोलन को सही ठहराएंगे, बोलेंगे यह सही है, कुछ लोग बोलेंगे गलत है, और कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग जिनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता उन्हें नैतिकता निरपेक्ष कहा जाता है। सही एवं गलत के प्रति उदासीन लोग कौन है नैतिकता निरपेक्ष? भैया ऐसे उदासीन लोग जिन्हें सही एवं गलत का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे लोगों को क्या कहा गया? ऐसे लोगों को नैतिकता निरपेक्ष कहा गया। क्लियर है? चलिए, और दूसरी डेफिनेशन है नैतिकता की पूर्व मान्यता।
नैतिकता की पूर्व मान्यता। तो नैतिकता संबंधियों को हमारे समाज में ऐसी कई मान्यताएं हैं, हमारे समाज में ऐसी कई मान्यता हैं जो प्रचलन में है, जो कहा है भैया प्रचलन में है। तो ऐसी मान्यताओं को, एक मिनट इसको सही कर देते हैं, काफी दाएं बाएं हो रहा है भाई, मत हो। हाँ, तो कुछ मान्यताएं ऐसी होती हैं, ठीक है, हमारे समाज, जैसे आप पैदा हुए और आप उन मान्यताओं को फॉलो करने लगते हैं, और ऐसी मान्यताओं में आप कोई तर्क नहीं लगाते, कोई वितर्क नहीं लगाते, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी मान्यताओं से समाज में नैतिकता की स्थापना हुई है। तो ऐसी मान्यताएं जिनमें आपने कोई तर्क नहीं लगाया, आपने कोई विचार विमर्श नहीं किए, वो बिना तर्क के लगाए, बिना सोचे समझे, बिना विचार विमर्श किए आपने उन मान्यताओं को मान लिया। तो समाज में ऐसी कई मान्यताएं होती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे विवेक, इच्छा की स्वतंत्रता, इच्छा की स्वतंत्रता, बहुत सारी मान्यताएं ऐसी होती हैं जिनको आप कोई तर्क नहीं लगाते हो और उनको सही मान लेते हो। तो नैतिकता संबंधी वे मान्यताएं जिन्हें बिना जांच पड़ताल के या विचार विमर्श के यूं ही सत्य मान लिया जाए, यूं ही सत्य मान लिया बिना विचार विमर्श किए हुए, ऐसी मान्यताओं को नैतिकता की पूर्व मान्यताएं कहते हैं। ऐसी मान्यताओं को क्या कहते हैं? नैतिकता की पूर्व मान्यताएं कहते हैं। और नैतिकता निरपेक्ष किसे कहा जाता है? सही एवं गलत के प्रति, सही एवं गलत के प्रति उदासीन लोगों को, सही एवं गलत के प्रति उदासीन लोगों को नैतिकता निरपेक्ष कहते हैं। और ऐसी मान्यताएं जिन्हें बिना जांच पड़ताल या विचार विमर्श के यूं ही सत्य मान लिया जाता है, उन्हें नैतिकता की पूर्व मान्यताएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? नैतिकता की पूर्व मान्यताएं कहते हैं। क्लियर है? इसको सही कर देते हैं थोड़ा सा। अगला क्या है? अगला है नैतिकता की विशेषताएं। अगला क्या है? नैतिकता की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होंगी? बड़ी इजी विशेषताएं। अब मेरी बात सुनो, मैं इसलिए आंसर फॉर्मेट करना आप लोगों को सिखाता हूं, कभी मान के चलो 5 मार्क में प्रश्न आ गया नैतिकता क्या है, उसकी विशेषताएं, आप इस प्रकार षटकोण के माध्यम से उसको बेहतर तरीके से लिख सकते हो। कौन कौन सी विशेषताएं? नैतिकता एक आंतरिक पक्ष है। बिल्कुल सही बात है भैया, नैतिकता क्या है? एक आंतरिक पक्ष है। मुझे बताओ नैतिकता कौन सा पक्ष है? आंतरिक पक्ष है कि बाह्य पक्ष है? कि सर आंतरिक पक्ष है। तो बाह्य पक्ष क्या है? आप लोग बोलोगे एथिक्स बाह्य पक्ष है। एथिक्स क्या है? बाह्य पक्ष। नैतिकता का संबंध व्यक्ति के विवेक से होता है। विवेक किसे कहते हैं? विवेक व्यक्ति की वह शक्ति होती है जिससे किसी कार्य के सही और गलत होने का वो बोध कराता है। किसी कार्य के सही एवं गलत होने का जो बोध कराता है उसे मनुष्य का विवेक कहते हैं। तो सही बात है, व्यक्ति का विवेक ही तो क्या कर रहा है? सही गलत का बोध करा रहा है अंतर्मन को। तो नैतिकता का संबंध बताओ विवेक से होगा कि नहीं होगा? आप ही मुझे बताओ, नैतिकता का संबंध विवेक से होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नैतिकता कैसा पक्ष है? आंतरिक पक्ष। नैतिकता अंतरात्मा की आवाज होती है। आपने चोरी करी, अंतरात्मा ने बोला अरे यार गलत हो गया यार, अंतरात्मा ने क्यों बोला? आपके अंदर जो आता है यार गलत किया यार। तो नैतिकता का जो संबंध होता है वो अंतरात्मा की आवाज से होता है। पढ़ेंगे हम लोग, पूरा कॉन्सेप्ट है ये। तो आंतरिक पक्ष पहला पॉइंट, संबंध विवेक से दूसरा पॉइंट, और अंतरात्मा की आवाज होता है तीसरा पॉइंट। अंतरात्मा की आवाज होता है तीसरा पॉइंट। नैतिक मूल्यों पर सभी लोग विश्वास करते हैं। नैतिकता जो है वो नैतिक मूल्यों से संबंधित होती है और उस पर सभी लोग विश्वास करते हैं। नैतिकता तर्क पर आधारित होती है। बिल्कुल सही बात है, तर्क लगाते हैं ना कि ये काम गलत क्यों है, ये काम सही क्यों है। और नैतिकता समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती है। उदाहरण के तौर पे हत्या को आप लोग गलत मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? परंतु जब अपने परिवार को बचाने की बात आई थी तो आप हत्या को सही मानने लगे। तो नैतिकता जो है वो समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। नैतिकता कैसी होती है? अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती, अमूर्त होती है। और नैतिकता का संबंध यही लोक से होता है, मतलब इसी लोक से होता है। ठीक है, नैतिकता पृथ्वी पर ही है और कहीं नहीं है। ठीक है, इसका अध्ययन यहीं पे हम लोग कर रहे हैं। तो ये 8 विशेषताएं हो गई। जल्दी से रिवाइज करके बताओ, नैतिकता कैसा पक्ष है? आंतरिक पक्ष है। नैतिकता का संबंध व्यक्ति के विवेक से होता है, अंतर आत्मा की आवाज है। नैतिक मूल्यों पर सभी लोग विश्वास करते हैं। नैतिकता तर्क पर आधारित होती है और नैतिकता समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती है।
तो ये नैतिकता की विशेषताएं हो गई। क्लियर है? अब मुझे फटाफट आंसर करो कि भैया नैतिकता की पूर्व मान्यताएं किसे कहते हैं? किसे कहते हैं नैतिकता की पूर्व मान्यताएं? वे मान्यताएं जो बिना सोचे समझे, विचार विमर्श और बिना जांच पड़ताल के यूं ही सत्य मान ली जाए। ऐसी मान्यताएं जो बिना विचार विमर्श, बिना जांच पड़ताल के यूं ही सत्य मान लिया जाए, उसे नैतिकता की पूर्व मान्यताएं कहते हैं। नैतिकता निरपेक्ष किसे कहते हैं? सही एवं गलत के प्रति उदासीन लोगों को, सही एवं गलत के प्रति उदासीन लोगों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है नैतिकता निरपेक्ष। नैतिकता क्या होती है भैया? हमारे अंतर्मन को अच्छे और बुरे का बोध कराने वाली जो मान्यताएं होती हैं उनको नैतिकता कहते हैं। और नैतिकता की विशेषता ये रही, और हमने एथिक्स और जो मोरलिटी उसमें भी अंतर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम जब अगली वीडियो देखेंगे, अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे एथिक्स का, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोग पढ़ेंगे नीति शास्त्र के आयाम। ठीक है, अधिनीति शास्त्र, मानकीय नीति शास्त्र, व्यवहारिक नीति शास्त्र, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और ये क्या क्या होती इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना काफी है। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, मिलेंगे, इसी को कंटिन्यू करते हुए। बाय बाय, टेक केयर।